नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, मैंने अपनी पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था कि हुमायूं के खिलाफ किस तरीके से षड्यंत्र रचा गया था मेहंदी ख्वाजा के साथ मिलकर मीर खलीफा के द्वारा, और फिर ये किस तरीके से मीर खलीफा ने ही इस षड्यंत्र को फेल कर दिया और उसके बाद फिर जो है हुमायूं का राज्याभिषेक होता है। तो जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था कि बाबर की जो मृत्यु होती है वो 26 दिसंबर 1530 को होती है और 3 दिन का समय होता है, जिस ड्यूरेशन में जो है षड्यंत्र भी रचा जाता है कि जो शासक बनाया जाए वो मेहंदी ख्वाजा को बनाया जाए, क्योंकि वो मीर खलीफा की पसंदीदा व्यक्ति थे और वे हुमायूं को इस योग्य नहीं समझते थे। लेकिन जब मीर खलीफा को पता चल जाता है मेहंदी ख्वाजा के विचार, तो वो जो है उस षड्यंत्र को वहीं समाप्त कर देते हैं और अंत में हुमायूं को ही जो है बाबर का असली उत्तराधिकारी मानते हैं और उसके राज्य अभिषेक की तैयारियां शुरू कर देते हैं। तो इस प्रकार से 3 दिन का समय जो है ये बीच में होता है। तो बाबर की मृत्यु के 3 दिन के पश्चात यानी 29 दिसंबर 1530 को, ठीक है, 29 दिसंबर 1530 को आगरा में हुमायूं का अभिषेक होता है, यानी वहाँ पर जो है उनका राज्याभिषेक होता है। और देखो, बताया जाता है कि इस अवसर पर जो है बड़ी खुशियाँ मनाई जाती है और स्वर्ण मुद्राओं को जो है वितरित किया जाता है। अगर हम इतिहासकार निजामुद्दीन की बातों को महत्ता दें, उनकी बातों को माने, तो उनके अनुसार दान पुण्य एवं इनाम इकराम द्वारा अमीरों और राज्य पदाधिकारियों को सम्मानित किया गया। और इसी तरीके से हजरत फिरदौस मकानी के राज्यकाल में जिन लोगों को मनसब और पद प्राप्त थे वे उन्हीं के पास रहने दिए, बल्कि उनको यानी सभी को नई कृपाओं और अपार उदारता के साथ जो है प्रदर्शित करके प्रसन्न किया गया। तो इस तरीके से जो है हुमायूं का राज्याभिषेक होता है और विशेष जो है हर्षोल्लास मनाया जाता है। देखो, ये जो हुमायूं को राज्य मिला, बाबर का एक तरीके से जो विरासत मिली उनको, वो इतनी आसान नहीं थी। वो काफ़ी कठिनाइयों भरी हुई विरासत थी, जिस पर जो है हुमायूं का अधिकार हुआ। अर्थात हुमायूं को राज्याभिषेक के साथ साथ बहुत सारी कठिनाइयाँ भी जो हैं उनको मिली। हुमायूं को उत्तराधिकार में एक तरीके से कह सकते हैं कि कांटों से पूर्ण भरा हुआ सिंहासन प्राप्त हुआ था, क्योंकि बाबर की ये अचानक मृत्यु के कारण जो प्रदेश उन्होंने जीते थे, ठीक है, उनको अब संगठित करके एक सुव्यवस्थित शासन बनाना था, क्योंकि बाबर ऐसा उस समय नहीं कर पाए थे। उन्होंने प्रदेश तो जीत लिए थे, लेकिन उन्हें सुसंगठित और सुव्यवस्थित नहीं कर पाए थे। अब जो है ये हुमायूं के लिए एक कठिनाई बनने जा रही थी। अगर हम बात करें इतिहासकार रसबुक विलियम्स की, तो रसबुक विलियम्स कहते हैं कि बाबर ने अपने पुत्र यानी हुमायूं के लिए एक ऐसा साम्राज्य छोड़ा था जो केवल युद्ध की परिस्थितियों में ही संगठित रखा जा सकता था। शांति के समय के लिए ये जो प्रशासन था, ये जो साम्राज्य था, वो निर्बल और रचना विहीन एवं आधारहीन था। अर्थात शांति के समय में जो है ये इतना स्थायी नहीं रह सकता था जितना कि युद्ध की परिस्थिति में, यानी युद्ध करते रहो तो इनको जो है आप अपने में शामिल रख सकते हो, अन्यथा ये आपसे अलग होने के लिए तत्पर तैयार है। तो इस प्रकार से जब हुमायूं बादशाह बना तो चारों तरफ से जो है कठिनाइयों से घिरा हुआ था। अब इनकी क्या क्या कठिनाइयाँ थी और इनको किस तरीके से इन कठिनाइयों से बाहर निकलना पड़ा और किन समस्याओं का सामना करना पड़ा, ये एक पूरा लंबा किस्सा है जो मैं आपको थोड़ा थोड़ा कर कर के पार्ट्स में जो है अपनी डिफरेंट वीडियोज़ में देता रहूँगा। एक बात और बता देना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप उसे कर लेना, ताकि हर रोज़ आपको जो है इन्फॉर्मेशंस मिलती रहें।
तो इस प्रकार से जो हुमायूं की कठिनाइयाँ थी वो केवल आंतरिक कठिनाइयाँ ही नहीं थी बल्कि बाह्य कठिनाइयाँ भी जो है शामिल थी, यानी दोनों आंतरिक और बाह्य दोनों समस्याओं से उसको जो है दो चार होना था। इसके साथ साथ उसकी कुछ अपनी व्यक्तिगत कमजोरियां भी थी जो उसकी असफलताओं का कारण भी बनी। तो मोटा मोटा अगर मिला लिया जाए तो हुमायूं का जो सिंहासन पर आना होता है, उसका जो राज्याभिषेक होता है, वो इतना आसान आगे का रास्ता नहीं बनाता बल्कि उसका रास्ता काफ़ी दुर्गम साबित होगा। ये चीज़ें मैं आगे अपनी डिफरेंट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। तो चलिए तब तक आप इस वीडियो का आनंद लीजिए और इससे इन्फॉर्मेशन जो मिलती है हमको कलेक्ट करिए। अपना ध्यान रखना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना अगर नहीं किया, लाइक करना, शेयर करना। चलिए आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।